Dear students, we are studying the first chapter of class 10 history, and in the previous video we have studied some part of it. Our next topic is here, a new conservatism after 1815. 1815 ईस्वी के बाद एक बार फिर कंजर्वेटिज्म डेवलप होता है। कंजर्वेटिज्म क्या होता है? ऐसे लोग जो कंजर्वेटिज्म में विश्वास करते हैं उनको कंजर्वेटिव कहा जाता है। कंजर्वेटिव्स आर दोज पीपल हु जनरली डू नॉट बिलीव इन चेंजेस, जो बदलाव में विश्वास नहीं करते। वो चाहते हैं कि पहले का जो सिस्टम है वही अच्छा है। इट मीन्स दे यूज्ड टू हैव रेस्पेक्ट for the past, and generally they don't want changes, and if it is necessary to change something, that they used to prefer gradual change. उनका मानना था कि अगर बदलाव होता भी है तो स्लो चेंज होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि अधिकांश ऐसे लोग थे जो बदलाव के पक्ष में नहीं थे। ये वो लोग थे जो चाहते थे कि फिर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, फिर मोनार्क हो, फिर डिक्टेटरशिप हो। वो नहीं चाहते थे कि जो बदलाव होकर के डेमोक्रेसी आ रही थी वो आए। कैसे आगे क्या होता है इसको हम समझते हैं। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, नेपोलियन की हार कब हुई थी? 1815 में। किस बैटल में? तो बैटल ऑफ वाटरलू। इन द बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन वाज डिफीटेड। यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। आप जानते हैं कि नेपोलियन एक डिक्टेटर था। जब नेपोलियन की सत्ता खत्म हो गई तो वहां पर एक बार फिर जिसका अधिकार आया वो थे कंजर्वेटिव्स का। कंजर्वेटिज्म का आइडिया डेवलप हो गया। कंजर्वेटिव्स क्या बिलीव करते थे? तो दे बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टीज, फैमिली शुड बी प्रिजर्व। तो पहले के जो सिस्टम थे वो सभी को फिर से रीस्टोर कर दी जाए, फिर चर्च को राइट दे दिया जाए, जो सोशल हायरार्की था उसको फिर से एस्टेब्लिश किया जाए, मोनार्की को वापस फिर ला दिया जाए। तो इसके ये पक्षधर थे, इसको प्रिजर्व करना चाहते थे। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज। हालांकि बहुत सारे कंजर्वेटिव्स ऐसे भी थे कि पुनः वापस लुईस 16 वाले जमाने में जाना नहीं चाहते थे, फिर से वो मोनार्क को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे। Rather, they realized from the change initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like monarchy. लेकिन इन्होंने नेपोलियन के दौरान जो बदलाव हुए थे उनको उन्होंने देखा था। नेपोलियन ने जो ट्रेड के फील्ड में डेवलपमेंट लाया था, समाज के में जो डेवलपमेंट आया था उससे काफी कुछ बेहतर हो चुका था। तो बहुत सारे कंजर्वेटिव्स ये अब मानने लगे थे कि बदलाव कुछ होना चाहिए, लेकिन ये बदलाव स्लो होना चाहिए। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। उनका मानना था कि इससे जो स्टेट का पावर होगा वो पहले से स्ट्रॉन्ग होगा, अधिक इफेक्टिव होगा। मॉडर्न आर्मी एंड इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी, द एवोल्यूशन of feudalism and serfdom could strengthen autocratic monarchies of Europe. तो इनका मानना था कि जो सर्फडम खत्म हुआ है, जो नए बदलाव हुए हैं, इससे निस्संदेह देश काफी बेहतर होगा। यानी एक तबका कंजर्वेटिज्म के में ऐसा था जो बदलाव प्रेफर कर रहा था। In 1815, representatives of European powers Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon. ध्यान रखिए, नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी और इस बैटल को बैटल ऑफ वाटरलू कहा जाता है। नेपोलियन की हार के बाद, नेपोलियन की लड़ाई किससे हुई थी? इन 4 देशों से। These were the 4 countries who fought with Napoleon and defeated Britain, Russia, Prussia and Austria. These 4 countries defeated Napoleon. And then they collectively, since they have collectively defeated Napoleon, they met at Vienna. चारों देशों ने कहा, ये वियना में ये चारों देश मिले और वहां पर उन्होंने एक सेटलमेंट साइन किया यूरोप के लिए। The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich, और ये चारों देश की जहां जो बैठक हुई थी, जिसको हम कांग्रेस कह सकते हैं,
इस कांग्रेस का जो हेड था वो ऑस्ट्रियन चांसलर था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक ट्रीटी ऑफ वियना का ये चेयरपर्सन था। द डेलीगेट्स ड्यू ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815, जो डेलीगेट्स चारों देश से आए हुए थे उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना को साइन किया with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars। इन लोगों ने किया क्या? इस ट्रीटी ऑफ वियना में उनकी ये कोशिश थी कि नेपोलियन के समय जो भी बदलाव आए थे उन सारे बदलाव को खत्म कर के पहले वाली स्थिति को पुनः स्थापित कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने ट्रीटी की और इस ट्रीटी को साइन किया और ऐसा हुआ भी। तो ट्रीटी ऑफ वियना के द्वारा जो बदलाव आए हम लोग उसको समझते हैं। द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिस्पोज्ड ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपको पता होना चाहिए 1789 में बर्बन फैमिली का शासन था। लुइस 16 शासक हुआ करता था फ्रांस का, उसको हटा दिया गया था। बाद में जैकोबिन गवर्नमेंट बनी थी। इन लोगों ने क्या किया? पुनः उसी बर्बन डायनेस्टी के शासन को रीएस्टैब्लिश कर दिया। इट वाज रीस्टोर्ड टू पावर and France lost the territories it had annexed under Napoleon। नेपोलियन जो कि एक तनाशा था, इसका सपना था पूरे यूरोप पर कब्जा करना। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट हुआ करता था, उसने पूरे विश्व पर अपना शासन करने की सोच रखी थी। नेपोलियन का सपना था कि पूरे यूरोप पे शासन करे। He had annexed many states, बहुत सारे स्टेट्स को अनेक्स किया था और अपने रिलेटिव्स को वहां पे रूलर बना दिया था। तो जिन जिन क्षेत्रों को नेपोलियन ने अनेक्स किया था उन सारे क्षेत्रों को फिर से लिबरेट कर दिया गया, उन्हें आजाद कर दिया गया। A series of estates were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future। फ्रांस भविष्य में और भी एक्सपेंड नहीं कर सके, इसके लिए उसके बाउंड्रीज के चारों तरफ नए नए टेरिटरीज बना दिए गए, नए नए स्टेट बना दिए गए ताकि फ्रांस को और एक्सपेंशन से रोका जा सके। दस किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स का किंगडम विच इंक्लूडेड बेल्जियम, जिसमें बेल्जियम भी था, वाज सेट अप इन द नॉर्थ। नॉर्थ में, फ्रांस के नॉर्थ में कौन सा स्टेट बनाया गया? तो नीदरलैंड, जिसमें बेल्जियम भी शामिल था। हालांकि बेल्जियम आज के डेट में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। एंड जेनेवा वाज एडेड टू पिडमोंट इन द साउथ, साउथ में जेनेवा था। पर्सिया वाज गिवन द इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट में, वेस्टर्न साइड में भी टेरिटरी डेवलप किए गए जो पर्सिया को दिए गए। तो पर्सिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज, वी अंडरस्टूड, व्हाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑन नॉर्दर्न इटली, इटली के नॉर्दर्न हिस्से में अधिकार ऑस्ट्रिया को दे दिया गया एंड इट वाज कंट्रोल्ड बाय ऑस्ट्रिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे तीन साइड से अलग अलग स्टेट बना दिए गए ताकि उसके फर्दर एक्सपेंशन को रोका जा सके। जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन, नेपोलियन ने जर्मनी के स्टेट्स को, जो 39 स्टेट्स थे, उसको मिलाकर के एक कन्फेडरेशन बनाया था जिसकी चर्चा उन्होंने पहले की। इसको अनटच्ड रखा गया, इसमें कोई बदलाव नहीं किए गए। इट वॉज लेफ्ट अनटच्ड इन द ईस्ट। अब पूर्वी साइड में देखते हैं, रसिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड while Persia was given a portion of Saxony। तो रसिया को पोलैंड का हिस्सा दिया गया, वहीं पर्सिया को सैक्सनी का एक हिस्सा दे दिया गया। The main intention was to restore monarchies that had been overthrown। जो पहले से मोनार्की खत्म कर दिया गया था उसको पुनः रीएस्टैब्लिश करने, पुनः रीस्टोर करना इसका मेन उद्देश्य हुआ करता था। And create a new conservative order in Europe। So in this way, a new conservative rule was established once again in France and most part of Europe। Conservative regime set up in 1815 were autocratic। अब 1815 में जो कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप हुआ ये ऑटोक्रेटिक था, मतलब स्वायत्त था, डेमोक्रेसी नहीं था, यानी रूल ऑफ पीपल नहीं था। They didn't tolerate criticism। अब जो सरकार बनी थी वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर रही थी, सरकार की कोई आलोचना नहीं कर सकता था।
एंड डिसेंट। इतना ही नहीं, अगर सरकार से कोई डिसएग्री करता है, सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिलाता है, तो ये भी एक तरह से क्राइम था। एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेटी ऑफ द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्षमता पर, लेजिटिमेटी पर भी अगर कोई क्वेश्चन करता था, इसे भी गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays and songs and reflected the idea of liberty and freedom. लोगों में फ्रीडम की आइडिया, लिबर्टी, ये सभी किसी से रिफ्लेक्ट होता है? तो ऑफ कोर्स ये मीडिया से होता है, जिसमें न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स है, प्ले है, सॉन्ग्स हैं। इसके द्वारा लोग अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं, लोगों में सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप होती है, राष्ट्रवाद की भावना आती है। इनका बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन 1815 के बाद की सरकार ने क्या किया? इन पर सेंसरशिप लगा दिया। क्या आप जानते हैं सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप एक राजनीतिक कानून हम कह सकते हैं, जिसको इसलिए लाया जाता है कि कोई भी राइटर या कोई भी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये अपनी स्वेच्छा से कोई भी आर्टिकल नहीं छाप सकते हैं। उनको कोई भी चीज लिखने और छापने से पहले सेंसर बोर्ड से परमिशन लेना होता है। जैसे कि इंडिया में फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, हमारे यहाँ केवल फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड है। हमारा मीडिया और जो भी प्रकाशक है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, वो अपनी इच्छा से कुछ भी पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेंसरशिप इम्पोज करके और एक तरह से न्यूज़पेपर्स पे कंट्रोल एस्टेब्लिश कर दिया गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिवोल्यूशनरीज। Revolutionaries means the people who were struggling for the independence of the nation, for the changing in the governance. During the years following 1815 के बाद जो समय आया, जो years आए, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. डर पैदा हो गई लोगों में। जो रिवोल्यूशनरीज थे उनमें ये डर पैदा हो गया, क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट का, मार दिए जाएंगे। अब ये लोग अंडरग्राउंड होने लगे, दे स्टार्टेड बीइंग अंडरग्राउंड। लेकिन इनका प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ, देयर प्रोटेस्ट कंटिन्यूड। हाउ? दे फॉर्म सीक्रेट सोसाइटीज sprang up in many European states to train revolutionaries and spread the ideas. कई सीक्रेट सोसाइटीज डेवलप हुए और ये लोग अपने रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेन करने लगे, किस तरीके से हमें आगे कार्य करने हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाने लगी, नए नए आइडियाज दिए गए। टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम मींट कमिटमेंट टू अपोज द मोनार्किकल फॉर्म दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर वियना कांग्रेस। अगर किसी को रिवॉल्यूशनरी बनना था तो उसका एकमात्र उद्देश्य था जो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसका विरोध करना, जो कि वियना कांग्रेस के द्वारा रीएस्टैब्लिश किया गया था। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और लिबर्टी के लिए और फ्रीडम के लिए फाइट करना, लड़ाई करना इनका उद्देश्य था। मोस्ट ऑफ दीज रिवॉल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अधिकांश जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने नेशन स्टेट को फॉर्म करने के लिए इस तरह के स्ट्रगल को, जो कि फ्रीडम के लिए था, इसको बहुत जरूरी समझा और एंथुसियाज्म के साथ उसमें पार्टिसिपेट किया। वन सच इंडिविजुअल वाज इटालियन रिवॉल्यूशनरी गिसेपी मैज़नी। ऐसा ही एक क्रांतिकारी था जो इटली का था, इटालियन था। क्या नाम था उसका? गिसेपी मैज़नी। गिसेपी मैज़नी, ही वॉज बोर्न इन जेनोवा। उसका जन्म जेनोवा में हुआ था इन 1807। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। कार्बोनरी एक प्लेस का नाम है, वहां पर जो सीक्रेट सोसाइटी बनी थी उस सोसाइटी का यह एक मेंबर बना था। एज अ यंग मैन ऑफ 24, उस समय इसकी उम्र कितनी थी? तो 24 ईयर्स। He was sent into exile. इसे देश निकाला दे दिया गया। Exile means देश निकाल देना। पहले ये सजा हुआ करती थी, आजकल तो प्राय ये सजा नहीं होती है, किसी को दूसरे देश में भेजा नहीं जा सकता, लेकिन पहले ये सिस्टम हुआ करता था। या तो लोगों को मौत की सजा दी जाती थी या फिर उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाता था। तो he was sent to exile in 1831
किस जुर्म में किया गया था? फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया। लिगुरिया में उसने एक रिवॉल्यूशन को अटेम्प्ट किया था, इस जुर्म में उसे एक्साइल दिया गया था। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज, 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी उन्होंने फॉर्म की थी। फर्स्ट वाज यंग इटली, एक का नाम था यंग इटली एंड इट वाज इन मार्सेयस। ये कहा था? मार्सेयस में। यहाँ जो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे मार्सलाइस लिखा हुआ है, लेकिन मार्सलाइस नहीं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मार्सेयस होता है, इसे आप ध्यान देंगे। एंड देन यंग यूरोप इन बर्ने, बर्ने में यंग यूरोप नाम की संस्था, यानी 2 संस्थाओं को इन्होंने गठित किया था जो ये सीक्रेट सोसाइटी थी। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स। इसके जो रिवॉल्यूशनरीज थे वे पोलैंड से थे, फ्रांस से थे, इटली से थे और जर्मन स्टेट से। एंड दे वर लाइक माइंडेड पीपल, यानी इन सब का सोच एक था, सबका उद्देश्य एक था। Mazarin believed that the God had intended nations to be the natural units of mankind. मेजनी मानता था कि ईश्वर ने देश को, राज्य को नेचुरल यूनिट्स के रूप में बनाया है, यानी ईश्वर की इच्छा यह होती है कि देश में सभी मिलकर के रहें, देश का गठन हो जिसमें सबको बराबर अधिकार मिले। सो इटली could not continue to be पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। इसके अनुसार इटली में बहुत सारे प्रकार के किंगडम्स और बहुत सारे प्रकार के समूह नहीं हो सकते थे। इट हैड टू बी फॉर्म इनटू सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। इसको क्या बनना था? सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक, यानी एक राष्ट्र जिसमें सभी के सभी स्टेट्स यूनिफाइड हो विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस, जिसमें राष्ट्र के लिए एक बड़ा अलायंस हो, सहमति हो। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, और उन्होंने इटालियन लिबर्टी के आधार पर देश का निर्माण करने की बात कही। फॉलोइंग हिज मॉडल, उनके इस मॉडल को फॉलो करते हुए सीक्रेट सोसाइटी वर सेटअप इन जर्मनी। उनके इस मॉडल के अनुसार ही जर्मनी में कई सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म किए गए, फ्रांस में किए गए, स्विट्जरलैंड में किए गए एंड ऑफ कोर्स इन पोलैंड में भी किए गए। मेजनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की, मेजनी का मोनार्क के प्रति जो एक घोर विरोध था, एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, और उनका जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का विजन था, इट फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। तो इनके ये विजन ने कंजर्वेटिव्स लोगों को डरा दिया, लोग कंजर्वेटिव्स काफी तक डर गए। मेटरनिक डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो मेटरनिक ने अपने एक लेख में लिखा था मेजनी के संबंध में कि वो सोशल ऑर्डर के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति हुआ करता था। तो इस तरीके से मेजनी का ये थॉट था। इस तरह से ये कंटेंट हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के टॉपिक बस इतना ही। मैं कहूँगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नए वीडियो डाले जाएं वो तुरंत आपके पास पहुँचे। लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और फिर हम मिलते हैं इस चैप्टर के अगले सेगमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।